नमस्कार। इजराइल ईरान युद्ध अब विकराल रूप लेता जा रहा है। ये लड़ाई अब परमाणु रिएक्टरों के रिसाव और बैलिस्टिक मिसाइल्स तक पहुंच गई है। दोस्तों, जिस इजराइल के लिए ये कहा जाता था कि जो इजराइल 56 घंटों में 6 मुस्लिम देशों को हरा दिया था, वो इजराइल 7 दिनों तक अमेरिका के साथ होते हुए भी संघर्ष कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल अपने आप को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, ईरान इस युद्ध में जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाता हुआ दिख रहा है। पहले इजराइल ने ईरान के रिहायशी इलाकों में बम बरसाए, फिर ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में दोगुनी ताकत से मिसाइलें दागी। कहा जा रहा है कि इजराइल के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सोरोका को निशाना बनाया गया है। आखिर क्यों पूरी दुनिया मिलकर के भी इस युद्ध को रुकवा नहीं पा रही है? बात करने के लिए आज हमारे साथ उरूस खान साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इजराइल जैसे देश के पांव ईरान के सामने उखड़े जा रहे हैं। उरूस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? शुक्रिया, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। उरूस साहब, ये बताएं कि आखिर इजराइल के लिए तो कहा जाता है कि वो बड़ा ताकतवर है, 56 मुस्लिम देशों को 6 घंटे में हरा दिया था, फिर ईरान के सामने घिघी क्यों बंध गई है? देखिए, दरअसल ऐसा हुआ था कि जब हम बात करते हैं 56 तो इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि मिडिल ईस्ट, जो एक टर्म आता है मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में जो 56-57 मुल्क जितने भी हैं टोटल, तो उस वक़्त तक किसी ने कोई भी इंडिपेंडेंटली एक्शन नहीं लिया था। उस क्या रहा था यहाँ पर कि इज़राइल अमेरिका का सपोर्ट लेकर के, और अमेरिका मिडिल ईस्ट के मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया और कुवैत हो गया, ये सारी कंट्रीज़ का क्या था कि इन कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर किया जा रहा था ना बोलने के लिए। और वो कंट्रीज़ इन पर ना बोलने के लिए भी एक तरह से वो थी कि बोल नहीं पा रही थी, आगे नहीं आ पा रही थी, और इस तरह से कहीं पे जैसे एक होता है कि कड़ी निंदा करना, वो कड़ी निंदा चल रही थी इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो वो एक कड़ी निंदा का फ़ायदा उठाया था इज़राइल ने उस समय। उस समय जब वो चीज़ का जो फ़ायदा उन्होंने उठाया, मगर ईरान लिस्ट से बाहर रहा कई बार, और अलग-अलग मायनों में ईरान इस चीज़ों से बाहर रहा था। देखिए, ईरान की जब बात करते हैं तो अभी तक मिडिल ईस्ट का कोई भी और कंट्री ऐसी नहीं है कि जिसमें ईरान ने, यानी कि अमेरिका ने जिस लेवल से ईरान से 1 टू 1 करी थी, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले भी पब्लिक को मैं बता चुका हूँ कि जब ईरान से अमेरिका की 1 टू 1 हुई थी, वो 1978 में, जब रूहुल्लाह ख़ुमैनी जो थे, इससे पहले वाले जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, और वो बैठे थे उस समय, रूहुल्लाह ख़ुमैनी, तो उन्होंने रज़ा शाह पहलवी को वहाँ से हटाया था। रज़ा शाह पहलवी ने एक तरह से पूरा अमेरिका को ईरान का टेक ओवर दे दिया था। और फिर उसके बाद अपोजिशन उस वक़्त तक जो कोई था नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ की पब्लिक ने इस तरह से उनकी तख्ता पलट किया और रूहुल्लाह ख़ुमैनी को बिठाया, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर बनाया गया उनको। फिर उसके बाद रूहुल्लाह ख़ुमैनी के बाद आयतुल्लाह ख़ुमैनी आते हैं। तो यहाँ पर सीधा-सीधा अमेरिका कटाक्ष उस चीज़ को लेकर के आज तक करता रहा है, और इज़राइल ने इस बड़ी चीज़ का एक बड़ा फ़ायदा उठाया। क्योंकि इज़राइल के अगेंस्ट में ईरान रहा, हमेशा से, शुरू से ही रहा, मगर ईरान ने अपनी जिस वक़्त सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका के ज़रिए, इज़राइल ने बहुत सारे सैंक्शंस लगवाए, क्योंकि इज़राइल को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये शुरू से ही थी, क्योंकि उनको प्रोड्यूस कर रहा था रिपोर्ट, सीआईए भी दे रहा था उनको एमआई भी रिपोर्ट दे रहा था, और उनको मोसाड भी एक तरफ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहा था कि ईरान ही आपका मुखालिफ बनेगा आगे चल करके। और इस तरह से उन्होंने क्या किया था, उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने से अमेरिका की हेल्प से, अमेरिका के ज़रिए उन्होंने सैंक्शंस लगवा दिए थे ईरान के ऊपर। और अमेरिका पहली भी ये वो क्लास का सबसे बैड स्टूडेंट रहा ईरान, अमेरिकन क्लास का। तो इसलिए उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने में अमेरिका को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो सैंक्शंस जो लगाए गए तो इस उसकी बार मदद हम से देख रहे हैं कि जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाई जा रही है। पहले इजराइल ने ईरान के
रिहायशी इलाकों में बम बरसाए, बहुत सारे लोगों के हताहत होने की, बहुत सारे लोगों की मौत की खबरें आई, बहुत सारे लोगों के घायल होने की खबरें आई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान ने भी दोगुनी ताकत से जैसे को तैसा किया। ईरान ने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों में बम बरसाना, मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। तो जो ताकत है वो बराबरी की दिखाई दे रही है, कहीं से ईरान कमजोर या फिर कम दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है कि जिस इजराइल के लिए कहा जाता है वो इतना ताकतवर है और उसके पीछे अमेरिका है, तो फिर वो ईरान के आगे टिक क्यों नहीं पा रहा है? मतलब 7 दिन तक अगर लगातार अब संघर्ष चल रहा है। देखिए, अगर अब ईरान अगर फॉरवर्ड ना होता, अगर अब ईरान पॉइंट पर ना आता, तो ईरान का यहाँ से ही अस्तित्व मिटने की तैयारी तय थी। क्योंकि अच्छा। ईरान एक सबसे बड़ा एक ऐसा रुकावट था अमेरिका और इज़राइल के बीच में, जो मिडल ईस्ट में किसी की भी नहीं सुन रहा था। तो इसलिए ईरान ने जो अपनी ताकत अब तक की बचा करके रखी हुई थी, जो बना करके रखी हुई थी 78 से लेकर के अब तक के 2025 तक की जितनी ताकत बनाई थी ईरान ने, वो सारी ताकत के साथ ईरान इस वक़्त लगा, क्योंकि ईरान के पास भी अपनी खुद की सवामा की इंटेलिजेंस है उनके पास, और उसकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी थी, तो उन्होंने पूरी ताकत अपनी भी झोंकी। हालाँकि देखा जाए, अगर सही से रिपोर्ट्स को चेक किया जाए, एनालाइज़ किया जाए, तो अभी तक ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ जी है ना? बिल्कुल। इज़राइल से ज़्यादा ईरान का नुकसान हुआ है, मगर ईरान कहीं से कहीं तक रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इज़राइल, देखिए, ईरान एक तरह से ये इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, बहुत बड़ा, जो कि स्ट्रेट है, कई समुद्रों को जोड़ता है, और वहाँ से बड़ा ट्रेड चलता है। तो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक बहुत बड़ी जगह है। देखिए, हम आपको पहले ही बताते थे कि आज से अगर आप 1890 में भी जाइए, और 1895 में जब ऑटोमन्स का दौर चल रहा था, तो उस वक़्त भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का एक बड़ा हम्म। सीन था उस वक़्त भी। हम्म। आज भी ईरान, क्योंकि उस वक़्त भी ये मुल्क और ये इराक जितना भी था, आधे से ज़्यादा इराक ऑटोमन्स के कब्ज़े में था, मगर तो वो पावर आज भी ईरान ने समेट करके अपने पास रखी है, स्टेट ऑफ हॉर्मस। आपको मैं बताऊँ, खाली एक छोटा-सा जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और ये इतने बड़े पैमाने पर आ गया है, अगर ये ईरान इस चीज़ को बीच में रोक देगा, डिस्कलेशन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नुकसान ईरान का होगा यहाँ पर। ईरान को हो सकता हो कि यूएस और इज़राइल और यूरोप जितने भी ममालिक हैं मिलकर नक्शे से ही हटा दें। तो वाक़ई में अगर इन्होंने ये चीज़ें कही थी कि हम सद्दाम हुसैन वाला दोबारा हाल कर देंगे, एक इस तरह से कर देंगे, तो ये हो सकता है कि, हालाँकि इस वक़्त बिल्कुल जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये वॉर का रूप ले चुकी है अब ये। ठीक है, अब ये हम्म। कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, इसको कॉन्फ्लिक्ट कहना बेहतर नहीं होगा, ये वॉर हो गई है, क्योंकि इसमें कई कंट्रीज़ अब शामिल हो चुकी हैं दोनों साइड बिल्कुल। से। अच्छा, जिस तरीके से इज़राइल चल रहा है, शेखी भगाड़ते हुए, अपनी शेखी बगाड़ते हुए तमाम दावे कर रहा है, जैसे शाणा बनने के चक्कर में इजरायली सेना ने यह बात कह दिया कि उसने जो है ईरान के बुशहर में, जो कि जहां पे न्यूक्लियर प्लांट है, उसको तबाह कर दिया, बुशहर को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दी और अब माफी मांगता हुआ फिर रहा है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर मैं आपको बता रही हूँ। अब इजराइल माफी मांग रहा है उसी शेखी बगाड़ने के पीछे कि हमने गलत, या हमारी गलती थी, हमने गलत कहा कि बुशहर हमने तबाह कर दिया, बल्कि ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या है कि भाई इजराइल शेखी बगाड़ने के चक्कर में अपनी फजीयत करवाता जा रहा है? नहीं, देखिए, दरअसल पहले तो इज़राइल ने ये सोचा, अभी मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, वेस्टर्न मीडिया जो हमने टर्म यूज़ किया था पहले भी, तो वेस्टर्न मीडिया क्या करता है, तो इज़राइल ने वेस्टर्न मीडिया का सपोर्ट लेकर के और सोचा कि हम कुछ इमेजेस को फ्लेयर कर देंगे और इन चीज़ों को आम कर देंगे, और पब्लिक के बीच में ये सारी चीज़ें आम हो जाएँगी और एक ग्लोबल प्रेशर बन जाएगा पब्लिक पर। तो हालाँकि अभी रिसेंटली ईरान ने सबसे पहला काम तो ये किया था कि ईरान ने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है। और अक्रॉस द कंट्री इंटरनेट ब्लॉक है वहाँ पर, तो कोई रिपोर्ट ना शेयर हो सकती है, ना ही कोई एंट्री हो सकती है, ना ही कोई आउटवर्ड जा सकती है रिपोर्ट। तो इज़राइल का पहला तो ये जो कमिटमेंट है कि ये जो फोटोज़ वहाँ से लेकर के फ्लोट कर दी, तो बिल्कुल झूठा है। एक हम्म। न्यूक्लियर कोई भी ईरान का न्यूक्लियर प्लांट ज़मीन के ऊपर है नहीं, कोई भी हम्म। बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर नहीं है। मेजॉरिटी में उन्होंने क्या किया है, ज़्यादातर उन्होंने ज़मीन की सारी चीज़ें सब नीचे ही बना के रखा है। और ये तब से शुरू हुआ है जब से उन्होंने फर्स्ट टाइम अमेरिका को बाहर एग्ज़िट का गेट दिखाया था। तभी से उन्होंने सारा कंस्ट्रक्शन, अपना जितना भी कॉन्फिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने ज़मीन के नीचे शुरू कर दिया था।
तो जो ये सीन क्रिएट किया जा रहा है कि ईरान दब गया है और ईरान को अब अगला मूव यही बचा है कि आयतुल्लाह खुमैनी को असैसिनेट कर देंगे और ईरान को हम कब्जे में ले लेंगे। ये पब्लिक पर प्रेशर बनाया जा रहा है, पब्लिक का माइंडसेट चेंज किया जा रहा है, बायस चेंज किया जा रहा है मीडिया का एक तरह से। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखिए तो जो अभी-अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ये बात कही, जो अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंट ने ये बात कही कि हम फुल अथॉरिटी देते हैं ईरान पर हमला करने की, तो कब करेंगे ये नहीं बताया। जब मीडिया ने उनसे ये क्वेश्चन किया कब करेंगे तो ये चीज़ नहीं बताई और उसके बाद उन्होंने अपना सेशन वहाँ से वाइंड अप कर दिया, सेशन खत्म कर दिया। तो इज़राइल इस वक़्त पूरी तरीके से ये सोच रहा है कि जो उसका प्लान था यूफ्रेट तक पहुँचने का और उसके बाद वो रिवर यूफ्रेट तक पहुँच करके और उस रीजन पर झंडे गाड़ने का, तो वो प्लान उसको पूरा शेकन दिख रहा है, पूरी तरीके से हिला हुआ दिख रहा है। बिकॉज़ ऑफ अच्छा, एक ट्रंप कंट्री ने सिर्फ़ जब ये ईरान बात की कही वजह से। तो इसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि अब रूस ने भी बीच में अपनी मौजूदगी दिखा दी और उसने कहा है कि अगर अमेरिका बीच में आता है तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। हाँ, ये बात सही कही थी आपने कि बिल्कुल रूस बीच में आया था। देखिए रूस उस वक़्त भी ईरान के साथ में खड़ा हुआ था जब आपको याद होगा इससे पहले जब बाइडेन ने धमकी दी थी ईरान को। आपको याद होगा जब हिज़्बुल्लाह का सपोर्ट की एक बात वो फ्लेयर हुई थी कि हिज़्बुल्लाह ईरान की बैकिंग लेकर के हिज़्बुल्लाह रॉकेट्स दाग रहा है और फिर बीच में ही ईरान ने 300 मिसाइलें उससे पहले वाला जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था जो उसके बाद सीज़फायर हो गया था और 300 वो हो गए थे। तब भी रशिया बीच में आया था और रशिया ने कहा था ये बात कि पुतिन बीच में आया था और उन्होंने ये बात कही थी कि कोई और मुल्क बीच में ना आए। 2 लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये 2 लोग ही सुलझाएँगे और अगर कोई और मुल्क आता है तो इधर से हम भी ईरान के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ चाइना ने ये बात भी कही थी कि हम भी ईरान के साथ खड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पर जो ये बेल्ट बनने वाली बात है तो ये वो है कि एक ग्रुप है बड़ा ये तो। अब क्योंकि अच्छा, देखिए माफी जब क्यों कोई मांगनी पड़ी इजराइल को कि उसने बुशहर देखिए पे कोई आक्रमण नहीं किया, कोई अटैक नहीं क्योंकि किया, जो बुशहर पे इमेजेस हमने नहीं किया। देखिए, जो इमेजेस फ्लेयर हो रही थी, वो सबसे पहला इनके वीडियो एक लीक हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ गए हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ गए। अगर ये बात फ्लेयर हो जाए पब्लिक के बीच में, तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा अक्रॉस द ग्लोब पूरा। राइट। ठीक है? ये अक्रॉस द ग्लोब पूरा कुवैत होगा, ये एक नेशन में कुवैत नहीं में रहेगा। क्योंकि उसके आसपास कुवैत है, मस्कट है, ये तमाम देश जी, हैं। ओमान है और सारी देश हैं और बगल में इराक है बराबर में, जिससे 8 से 10 साल जंग लड़ी हो भले मगर वो वहाँ पर अमेरिकन बेसेस अभी भी लगे हुए हैं, अमेरिकन्स अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे एक बड़े पैमाने पे। तो एक बड़ा खिलफिशार यानी कि उससे पहले कहीं अमेरिका एक्शन ना ले ले, इस चीज़ के लिए उन्होंने दबाव में आकर के ये बात की। हालाँकि जिस बिल्डिंग की इमेजेस आ रही हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यहाँ पर हमने हिट किया बुशहर के ऊपर और जो वो इमेज अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिल्डिंग ही थी। जिस बिल्डिंग की उन्होंने डैमेज करके रिपोर्ट दिखाई है यहाँ पर। अब हम आपको लेकर के चलते हैं कि इज़राइल ने जो लेटेस्ट जो आयतुल्लाह ख़मैनी ने अभी लेटेस्ट बयान जारी किया है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर देंगे। जिसके बाद इंडिया का भी बयान आता है कि अगर वहाँ पर होता है तो कई मुल्कों ने अभी ऑयल के अपने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए हैं, बहुत सारी। हाँ तो यहाँ जी। पर सबसे बड़ा ये जो हिट करना चाह रहे हैं इज़राइल इस वक़्त सबसे बड़ा इम्पैक्ट हिट करना चाह रहा है, वो जो जितनी भी एलाइज़ कंट्रीज़ हैं, एलीज़ कंट्रीज़ जितनी भी एलाई कंट्रीज़ हैं ईरान की उस पर वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से हिट करना चाह रहा है ट्रेड इम्पैक्ट। कि वो ये जो वर्बल जितने भी सवाल जवाब होते हैं और जो उधर से कोटेशंस हासिल होते हैं यानी कि जो आंसर मिलते हैं, तो उससे इन जवाबों से, उन सवालों से सबसे पहले कोई चीज़ इम्पैक्ट होती है तो वो ट्रेड। और जिस कंट्री का ट्रेड इम्पैक्ट होता है, मैंने पहले भी कहा था उस कंट्री को अनएक्सपेक्टेडली और मतलब उसको इन्वॉल्वमेंट लेना ही पड़ता है। ठीक है? अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं भी लेगी तो उसका ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी स्टेबिलिटी पे सवाल पैदा हो जाएगा, उस कंट्री की, ठीक है? तो कहीं न कहीं ट्रेड इम्पैक्ट करेगा। तो ये सवाल जो जितनी जल्दी-जल्दी आ रहे हैं और दूसरा सबसे बड़ा इज़राइल में भी एक बड़ा टेंशन एस्केलेट हो गया है कि वहाँ की पब्लिक विद्रोह पर उतर आई है। बुरी तरीके से विद्रोह पर उतरी क्योंकि टनल्स में एक वक़्त तक ही इंसान रह सकता है टनल्स में, ठीक है? टनल्स में भी रहने के लिए खाने-पीने की ज़रूरत होती बंकर्स है। में।
बंकर्स में रहने के लिए। नहीं, वहाँ पर बंकर्स कम है क्योंकि बंकर्स इसलिए कम पड़ गए कि जो सेटलर्स बाहर से बुलाए गए थे, पोलैंड से इन्होंने सेटलर्स बुलाए थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बुलाए थे, जापान से बुलाए थे, इन्होंने सेटलर्स और बाकी सभी जगहों से बुलाए थे, तो वहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि उनके जो बंकर थे वो भर गए थे, वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद इन्होंने टनल्स में रहना शुरू कर दिया था। मिसाइलों के डर से इन्होंने टनल्स में जगह बनाई थी और वो वहाँ पर जो खाने-पीने की चीज़ें थी वो खत्म होने लगी हैं अब वहाँ पर। और इज़राइल में एक बड़ी तरह की क्राइसिस शुरू हो चुकी है इंटरनली। ओके। और उसके अलावा जो लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं, जैसे पहले अभी इज़राइल ने कल तक के वो ये कर दिया था कि कोई भी यहाँ से प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा और पब्लिक यहाँ से माइग्रेट नहीं करेगी। जो आ गए हैं यहाँ पर जूइश कम्युनिटी जो आ चुकी है वो यहीं पर रहेगी और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तो उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया था पैदल, फुट मार्च करना शुरू कर दिया था टुवर्ड्स ये जो इजिप्ट का सिनाई बॉर्डर है उधर मार्च करना शुरू कर दिया था और इधर से तो ये इन लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। और उसके अलावा जब कोई इस तरह की जो सड़कों पे जो टेंशन चल रहा था तो जब वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू या बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु भी जब निकले तो उनसे प्रॉपरली हार्ड टॉक भी हुई है पब्लिक की बहुत कायदे से। कई अच्छा। जगह पर मारपीट होते-होते बची है बेंगलुरु से, जबकि वो इतने बड़े मिनिस्टर हैं इज़राइल के कहा जाता है, मगर कहीं न कहीं इतना प्रेशर है इन पर, इस वक़्त इज़राइल पर, सिर्फ़ एक हुँ। ईरान की बदौलत। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी अगर बंकर के अंदर हैं कहीं छुपे हुए तो या फिर कहीं पर हैं, तो हम डेली देखते हैं कि उनके स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और डेली वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो पब्लिक के बीच में बैठ कर के दे रहे हैं। तो अभी तक इनकी इंटेलिजेंस वो एरिया भी नहीं क्लियर कर पाई है, चाहे वो सैटेलाइट की मदद से हो या फिर वो किसी भी इंटरनेट ज़रिए से मदद से हो, अभी तक इज़राइल लोकेशन का भी क्लियर मकसद नहीं हो क्या पाई है? है। चलते-चलते उरुस साहब आपसे एक यही सवाल करूँगी कि आखिर क्या देखिए मकसद है इसका? इज़राइल का सबसे बड़ा मकसद हमने आपको बताया कि देखिए पूरे रीजन पे जहाँ यूफ्रेट रिवर से लेकर के रिवर नाइल तक के खित्ते पर पूरा कब्जा जमाना, दूसरा टेम्पल माउंट बनाना, वहाँ पर जो सोलोमन टेम्पल का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना। देखिए सोलोमन टेम्पल जो कंस्ट्रक्शन होगा, ये मस्जिद अक़सा को वहाँ पर शहीद करना चाहते हैं, वहाँ पर इसको वो गिरा करके और वहाँ पर यानी कि सोलोमन टेम्पल वहाँ पे जो जिसको अरबी में कहा जाता है हैकले सुलेमानी। और वहाँ सोलोमन टेम्पल उसको कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। एक वीडियो अभी रिसेंटली वायरल हुई है कि जिस वक़्त नए-नए बेंजामिन नेतन्याहू पावर में आए थे, तब उनके बाल भी थे आगे वहाँ पर, वो उसकी उस एज की वीडियो है उनकी और रब्बी उनसे ये कह रहे हैं कि तुम अगर जल्दी से जल्दी इस खित्ते को हाथ में नहीं लोगे तो मसीहा के आने का टाइम कंप्लीट हो चुका है और मसीहा नहीं आ पाएँगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, ये वीडियो पुरानी लीक हुई है, कहाँ से लीक हुई है, तो इसका तो मैं ओरिजिन नहीं निकाल पाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं था इतना ज़्यादा कि मैं इस पर रिसर्च करता। तो मगर ये एक वीडियो रिलीज़ हुई थी, तो देखिए इनके बारे में हम ये बताते चले कि ये एक वर्ल्ड का यानी कि थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर चलाने जा रहे हैं ये। एक बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर चलाने जा रहा है। ये जितने भी ज़ायनिस्ट कहे जाते हैं, तो इनको लीड कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू इस वक़्त। इन्होंने उस वक़्त अपने रब्बी से ये प्रॉमिस किया था कि हम ये रीजन जल्दी से जल्दी अपने हाथ में ले लेंगे। कह लेंगे वी मस्ट वॉश आउट ऑल अरब्स। उन्होंने ये बात कहा था कि जितने अरब हैं, यानी कि जितनी भी सिविलियंस हैं अरब, जिनके टैग लगा हुआ है अरेबियन का कि ये अरेबिक हैं, ये अरेबियन हैं, तो उनको वॉश आउट करना है इस रीजन से और उसके बाद ही ये फ़तह हासिल होगा। तो यानी कि टेम्पल माउंट बनाना है वहाँ पर इनको और वो बनने के बाद ही ये लोग शांति से बैठेंगे, उससे पहले शांति से नहीं बैठेंगे। इज़राइल बीच में कोई भी मुल्क आएगा, उसको ये बर्बाद कर देंगे। ये वो चाहते हैं पूरी तरीके से जान लड़ा देना और इन अभी एक वीडियो दूसरी वायरल हुई थी, जो इनके एक रब्बी थे, उन्होंने ये बात जब उनसे पूछी गई थी, क्या आप मानते हैं कि दुनिया में सब इंसान हैं? कहने लगे कि तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि नहीं सब इंसान नहीं है, सिर्फ़ ज्यूइश कम्युनिटी ही इंसान है क्योंकि वी आर चोज़न बाय गॉड। तो ये मामला रिलीजियस है, अगर हम इसको रीजन के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हमारा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर पॉइंट रिलीजियस कमज़ोर लड़ाई हो है तो जाएगा। फिर अमेरिका क्यों फिर इस लड़ाई में कूद रहा है? अमेरिका क्यों साथ देगा इज़राइल का? देखिए रिलीजियस जब चलती है, कोई भी इस तरह से कोई वॉर चल रही है अगर, हुँ। कि जो इज़राइल ने स्टार्ट करी थी, जिस तरह से स्टार्ट करी और जिस तरह से एंड पर ले जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बैकिंग चाहिए होती है पैसे की, कोई भी काम करने के लिए।
सबसे बड़ी पैसे की बैकिंग चाहिए होती है। शुरुआत ही इज़राइल ने अपनी जितना भी फाइनेंशियल जो बैकिंग थी वो अमेरिका में ही रखी अपनी। इज़राइल ने क्योंकि बिकॉज़ दे नो वेरी वेल उन्होंने ये चीज़ अच्छे से समझ ली थी कि इज़राइल सेफ प्लेस नहीं है। उन्होंने इज़राइल स्थापित तो कर दिया एक ऑक्यूपाइड लैंड को, इज़राइल का नाम तो दे दिया उन्होंने फ़िलिस्तीन के ऑक्यूपाइड लैंड को, मगर वो सेफ नहीं है इसलिए क्योंकि मुसलमान 56 से 57 मुल्क है, जिसमें से कोई भी कभी भी भड़क सकता है। क्योंकि जब बात आती है मस्जिद अक़सा की और मस्जिद अक़सा को अगर कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचेगा, तो 100% इन 57-56 मुल्कों में से कोई एक एकदम से खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बैकिंग में अमेरिका को ही हमेशा से उस वक़्त से रखा था, जिस वक़्त से जब हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, तब ये वहाँ पर फाइनेंशियल ईंटें रख रहे थे अपनी, अमेरिका में। इसलिए अमेरिका को ना चाहते हुए भी साथ देना पड़ रहा है इज़राइल का, पूरी तरीके से। हुँ। एक बड़ी जी, फाइनेंशियल बैकअप है अमेरिका, इज़राइल का। अच्छा, एक चीज़ ये भी है उरूस साहब कि ऐसा क्या है जब क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, तो सब जी। डरते हैं अमेरिका से, लेकिन खामनेई नहीं डर रहा है, ऐसा क्या है? अमेरिका बार-बार देखिए कह रहा है कि हम जानते हैं खामनेई कहाँ छुपे हैं, हम उनको मार नहीं रहे, बस छोड़ दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर। नहीं देखिए, ये तो बातें हैं, ये तो हवा में स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं कि खामनेई कहाँ छुपे हुए हैं क्योंकि जिस वक़्त इन्होंने पहले आपको याद होगा 9/11 के बाद जो कि एक बड़ा लंबा फ़ॉलो-अप चला था उसामा बिन लादेन का, हाँ, ठीक है? तो हाँ। ओसामा बिन लादेन को तो इन्होंने तोरा बोरा की पहाड़ियों से निकाल लिया था और उसके बाद सीआईए ने इमेजेस भी रिलीज़ कर दी थी कि वहाँ पर इनको मार दिया है। ये जो क्या नाम था इनका जो आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन के नाम से। उसामा बिन जो लादेन। 9/11 तो बहुत लंबा केस चला था। उस वक़्त सारी इमेजेस क्लियर हो गई थी, टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई-फाई नहीं थी उस वक़्त। हुँ, जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस अब हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सैटेलाइट्स अपने हैं इनके और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए स्टारलिंक सैटेलाइट आपकी अपनी है, आपके पास आपके राइट हैंड पे रहती है स्टारलिंक सैटेलाइट। हुँ, एलन मस्क आपके राइट हैंड पे खड़े रहते हैं हर वक़्त, तो अभी तक आपने वो रीजन क्यों नहीं डिस्क्लोज़ किया? जैसे कहा आयतुल्लाह खामनी छुपे हुए हैं। हुँ, ना आपने रीजन डिस्क्लोज़ किया, ना सिटी डिस्क्लोज़ करी है आपने और ना ही बिल्डिंग डिस्क्लोज़ करी है। हाँ, हम ये मानते हैं जैसे हमास के लीडर फलानी बिल्डिंग में छुपे हुए थे और आपने वहाँ पे रॉकेट दागा, उसके बाद उनकी बॉडी दिखा दी आपने। वैसे ही हुँ, आयतुल्लाह ख़मैनी का भी रीजन दिखा देंगे हमको, कि आयतुल्लाह ख़मैनी इस रीजन में है। रीजन तक भी अभी नहीं इन्होंने क्लियर किया है। जबकि इनके अच्छा। पास तो बड़ी-बड़ी वॉरशिप्स और बड़ी-बड़ी स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इनके पास इंटरनेट शिप्स हैं पूरी-पूरी, जो हुँ, पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स बैठ जाएँ तो स्टारलिंक अकेले पूरी दुनिया का इंटरनेट गियर अप कर लेगा। हुँ, ये दावा है एलन मस्क का, तब आपने अभी तक तो इमेजेस नहीं क्लियर करी हैं कहीं से कहीं तक और अगर इमेजेस आपने क्लियर नहीं करी तो इसका मतलब ये आपका दावा झूठा है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि ईरान को से आपका डर इसलिए बना हुआ है, अमेरिका का सबसे बड़ा डर इसलिए बना है और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका इसीलिए ही है क्योंकि देखिए अमेरिका रीजन वाइज़ सबसे बड़ा है। पावर में उस वक़्त अगर इकोनॉमी पावर भी देखी जाए तो अमेरिका बड़ा है, बेशक बड़ा है हुँ, अमेरिका हुँ, इकोनॉमिक पावर में और उसके अलावा भी रीजन वाइज़ उसका लैंडस्केप भी बहुत ज़्यादा है अमेरिका के पास। हुँ, ठीक है, हुँ, तो भी पावर में तो है ही है, मगर ईरान से जो डर रहा है वो इसलिए क्योंकि इनके पास रिपोर्ट्स 100% प्योर रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने पूरी की पूरी सिटी आर्सेनल से डेवलप कर रखी हुई है। अच्छा। हम न्यूक्लियर की बात नहीं करते हैं, आर्सेनल की बात करते हैं अभी हम। ठीक है, आर्मर्ड की बात करते हैं कि उसने सिटीज़ को जैसे आर्मर्ड व्हीकल्स होती है, उसने सिटीज़ को आर्मर्ड बना रखा है पूरा। अच्छा, कितने लाख मिसाइल्स हैं इनके पास ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं है इसकी। ओके। ये ज़मीन के नीचे इन्होंने एक अलग दुनिया बसा रखी हुई है ईरान ने, जिसके पास मतलब ये काफ़ी टाइम से ये रिपोर्ट बीच में लीक भी हुई थी कि ईरान के पास मतलब एक हथियार होता है, एक हथियारों का ज़ख़ीरा होता है। इनके पास ज़ख़ीरा है हथियारों का, तो ये रिपोर्ट्स इनके पास कहीं न कहीं बहुत ही क्लियर वे में इनके पास हैं और ये चीज़ इसीलिए इस चीज़ को ये एडमिट कर चुके हैं और जो आर्मी और जो जनरल्स इनके सामने फ्रंट पे दिखते हैं इससे कहीं ज़्यादा जनरल्स और इससे कहीं बड़ी आर्मी ईरान की हुँ, बिहाइंड द कर्टेन भी है, जी, यानी चलिए पर्दे के बहुत-बहुत पीछे शुक्रिया। भी है। वो सब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी। हम फिर अगली बार चर्चा इस पर ज़रूर करेंगे कि ईरान की ज़मीन के भीतर भीतर वो कौन-सी दुनिया है, जिसके बारे में जी। अमेरिका जानता है और पूरी दुनिया जानना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप लोगों को ये चर्चा पसंद आई हो, आपकी कोई महत्वपूर्ण राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।